हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 दैट इज पीपल एज रिसोर्सेज। इस चैप्टर के आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इस चैप्टर के टोटल हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और उनमें से भी लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज अ ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक्सप्लेन इट इन 3 पॉइंट्स। क्या बोल रखा है यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से फैक्टर्स के अदर प्रोडक्शन के अदर फैक्टर से डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखो, जो प्रोडक्शन होता है ना, प्रोडक्शन मतलब कुछ भी चीज का उत्पादन करना, इसके लिए बेसिकली ना 4 फैक्टर्स होते हैं। 4 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 4 फैक्टर्स होते हैं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स भी बोल सकते हैं। तो हमने देखा 4 फैक्टर्स हैं। अब इन 4 फैक्टर्स में से ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये जो लास्ट वाला फैक्टर है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये बाकी फैक्टर से इतना डिफरेंट क्यों है? तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, इट इज लिविंग एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो, ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है ना, ये एक ऐसा फैक्टर है प्रोडक्शन का जो कि लिविंग है और एक्टिव है। ये लिविंग फैक्टर है। देखो, बाकी के जो फैक्टर्स थे, मैंने क्या क्या बोले, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ये सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स है। जमीन नॉन लिविंग है, फिजिकल कैपिटल ये भी नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स ये एक लिविंग एक्टिव फैक्टर है। अगली चीज क्या है? अगला पॉइंट है, इट एक्सट्रैक्ट वर्क एंड एक्टिविटीज अदर फैक्टर्स। अब बात क्या है, ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, ये बाकी के जो अदर फैक्टर्स हैं उनसे काम निकलवाता है, उनसे काम करवाता है, ये बोल सकती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आप देखो, जो हमारी लैंड है, अब लैंड ह्यूमन से काम नहीं करा सकती, लेकिन एक ह्यूमन लैंड से काम करा सकता है। ह्यूमन लैंड का यूज करके आगे एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकता है, वहां पे इंडस्ट्री लगा सकता है, वहां से फर्दर उससे पैसा कमा सकता है। तो वही बता रखा है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, ये एक ऐसा रिसोर्स है जो बाकी के फैक्टर से क्या करा सकता है, काम एक्सट्रैक्ट कर सकता है, यानी काम निकलवा सकता है या उनसे एक्टिविटीज करवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वर्क्स एज लेबर, एज मैनेजमेंट एंड एज एंटरप्रेन्योर। ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, एक ऐसा फैक्टर है जो एक लेबर की तरह, यानी एक मजदूर की तरह काम भी कर सकता है, एक मैनेजमेंट की तरह, एक मैनेजर की तरह वहां पे क्या कर सकता है, चीजों को कंट्रोल कर सकता है, प्लान कर सकता है, एक एंटरप्रेन्योर की तरह चीजों को स्टार्ट कर सकता है, एक नया बिजनेस खड़ा कर सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ हैज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन हेल्प इंडिया। ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन है, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स का फॉर्मुलेट होना, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलप होना। ये ह्यूमन रिसोर्स का डेवलप होने ने इंडिया को कैसे हेल्प करा है? तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं, इट इंक्रीजेस पीपल्स लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी एज वेल एज द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री। अब ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन है ना, इसने क्या करा है, पीपल्स लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा है। लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाया है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करा है। एफिशिएंसी मतलब होता है किसी भी काम को कोस्ट इफेक्टिव मैनर में करना। कोस्ट इफेक्टिव मैनर मतलब कि कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा काम निकालना, इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। तो यहाँ पे जो हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन है, वो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करता है, और इसके अलावा ये हमारी कंट्री की जो प्रोडक्टिव पावर है, चीजों को प्रोड्यूस करने की जो पावर है, उसको इंप्रूव करता है। अगला क्या है? अगला पॉइंट है, इट हैज एडेड टू स्किल लेबर फोर्स ऑफ इंडिया। अब भाई, जब हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन मतलब जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा, तो कॉमन सी बात है, हमारा जो इंडिया है उसके पास कैसे लेबर्स होंगे, उसके पास स्किल्ड लेबर्स होंगे, अनस्किल्ड नहीं होंगे। ऐसे लेबर्स होंगे जिनके पास बहुत स्किल्स होंगी, डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स होंगी। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे, मिलियंस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स आर वर्किंग इन अदर कंट्रीज, दे आर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर अस। अब इसी की वजह से देखो, हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन हुआ है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हुए हैं, इसी वजह से आज हमारे बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बाहर की कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं और वो फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर रहे हैं हमारी कंट्री के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने देखा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन किस तरीके से इंडिया को हेल्प कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। देखो, हमारे 2 टाइप की एक्टिविटीज होती है, एक होती है मार्केट एक्टिविटी, एक होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब मार्केट और नॉन मार्केट में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। 2 पॉइंट्स है यहाँ पे। सबसे पहला है यहाँ पे, these involves remuneration, that is they are performed for pay or profit। जो मार्केट एक्टिविटीज होती है वो ऐसी एक्टिविटीज होती है जो हम परफॉर्म करते हैं
रिम्यूनरेशन अर्न करने के लिए। रिम्यूनरेशन मतलब कि जो हम करते हैं ताकि हमें इन रिटर्न कुछ मिले, इन रिटर्न हमें पैसे मिले, वहां से सैलरी मिले या वेजेस मिले, उसे बोलते हैं मार्केट एक्टिविटीज। जहां से हमें कुछ ना कुछ पे मिल रहा हो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स मिल रहा हो, उसको बोलते हैं मार्केट एक्टिविटीज। वहीं पे नॉन मार्केट एक्टिविटीज कौन सी होती है? नॉन मार्केट एक्टिविटीज, These activities are performed for self consumption। ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो मार्केट के लिए अवेलेबल नहीं है, जो मार्केट के लिए नहीं करते हैं, ये हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं, अपने खुद के कंज्यूम करने के लिए, अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए करते हैं, उसे बोलते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं मार्केट एक्टिविटी का। फॉर एग्जाम्पल टीचर टीचिंग इन ए स्कूल। एक टीचर स्कूल में टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो कॉमन सी बात है वो वहां पे पढ़ा रहा है तो वहां पे वो इन रिटर्न सैलरी लेगा, तो वो एक टाइप की मार्केट एक्टिविटी होगी। ऐसे ही अब वर्कर वर्किंग इन अ माइन, कोई भी मील है वहां पे, कोई भी खान वगैरह है वहां पे, कोई वर्कर काम कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पे वो सैलरी या वेजेस कुछ ना कुछ लेगा। इसी तरीके से मैन वर्किंग इन बैंक, कोई बैंकर है वो रिटर्न में सैलरी लेगा। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ मार्केट एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज जिनके बदले में हमें कुछ ना कुछ पे मिलता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है। नॉन मार्केट एक्टिविटी में क्या क्या एग्जांपल आ जाता है? जैसे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? जैसे हिंदी में बोलते हैं जीविका निर्वाह कृषि। ऐसी खेती जहां पर क्या होता है, कोई पर्सन क्या करता है, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके एक जमीन के छोटे से टुकड़े पे खेती करता है और वहां पे वो ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करता है और बहुत छोटी सी जमीन पे खेती करता है। इसकी वजह से उसका जो प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा नहीं होता, उसका प्रोडक्शन सिर्फ इतना होता है कि वो अपनी फैमिली कंजम्पशन कर सकता है, अपने आप के लिए कंजम्पशन कर सकता है, अदरवाइज इतना नहीं होता कि वो मार्केट में जाके बेच सके। तो ये जो हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग है ये भी एक टाइप की नॉन मार्केट फार्मिंग हो गई, नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गई, जहाँ पे इन रिटर्न उसे पैसे नहीं मिल रहे, कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा, बस सेल्फ कंजम्पशन हो पा रहा है, अपना खुद का काम चल पा रहा है। इसी तरीके से प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, कोई प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो हमें एग्रीकल्चर वगैरह से मिलते हैं उनको प्रोसेस करना, ये सारी एक्टिविटीज are the non-market activities. Question number 4. Question number 4 है What is seasonal unemployment? What are the factors responsible for seasonal unemployment? Seasonal unemployment होती क्या है और ये जो हमारा seasonal unemployment है इसके क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से seasonal unemployment देखने को मिलता है। अब देखो जरा यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, भाई एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बेरोजगारी। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट है ना, खासतौर पे इंडिया में बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके की वैरायटी की अनएम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। इसमें से एक टाइप की होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच अ वर्कर इज अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ ईयर, स्पेशली ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग और सोइंग सीजन। अब यहाँ पे क्या बता रखा है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसके अंदर एक वर्कर क्या होता है, साल के कुछ महीनों में या साल के कुछ टाइम पर क्या होता है, उसके पास काम होता है, बाकी साल के अदर टाइम पे जो बाकी के महीने होते हैं उसमें उसके पास कोई काम नहीं होता, बाकी के टाइम के लिए वो हो जाता है अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पे क्या है, सीजन के अकॉर्डिंग उसका अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। कुछ सीजन में काम था तो वो एम्प्लॉयड था, लेकिन कुछ सीजन में उसके पास काम नहीं रहा जिसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो गया। तो जब सीजन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो तो उसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आप एग्जांपल देख लो, जो हमारे फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स का क्या होता है, जब उनके पास हार्वेस्टिंग करनी होती है, हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, उस टाइम उनके पास काम है, ठीक है। जब सोइंग का काम होता है, बीज बोने का काम होता है, उस टाइम उनके पास काम है। लेकिन जब फसल बढ़ रही होती है, फसल के ग्रो होने का टाइम होता है, उस टाइम उनके पास कोई काम नहीं होता, तो वो साल के उन महीनों के लिए क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो वही बता रखे हैं यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि साल के कुछ महीनों के लिए जब आप बेरोजगार हो जाओ। अब क्या क्या फैक्टर्स है, मेनली रीजन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के? तो लेक ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो हमारे रूरल एरियाज है, रूरल एरियाज क्या होते हैं, जो विलेजेस वाले एरियाज होते हैं, इन एरियाज में ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही नहीं है, कॉटेज इंडस्ट्रीज ही नहीं है, कि बेचारे अगर फार्मर्स को अगर कुछ महीने के लिए काम नहीं है उनके पास, जब तक उनकी फसल ग्रो हो रही है तब तक वो लोग किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर ले, किसी कॉटेज इंडस्ट्री में काम कर ले, ऐसा उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, ऐसी उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, जिसकी वजह से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है हमारे कंट्री में, खासतौर पे रूरल एरियाज में। अगला पॉइंट है लेक ऑफ मल्टी क्रॉपिंग। हमारे यहाँ पे ना मल्टी क्रॉपिंग बहुत कम लोग करते हैं। मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है कि आप जमीन के किसी एक टुकड़े में क्या करो, उसका कुछ इस तरीके से पार्टीशन करो कि कुछ हिस्से में आप गेहूं उगा लिया, कुछ हिस्से में आपने चावल उगा लिया, कुछ हिस्से में गन्ना उगा लिया, कुछ में कुछ और उगा लिया। तो इससे क्या होता है, इससे ये बेनिफिट होता है कि डिफरेंट जो क्रॉप्स होंगी वो अलग अलग टाइम में सोन होंगी, अलग अलग टाइम में उनकी हार्वेस्टिंग होगी और अलग अलग टाइम पे आप उनको मार्केट में जाके सेल कर सकते हो और इससे साल भर आपके पास पैसा भी रहेगा और काम भी रहेगा। तो मल्टी क्रॉपिंग बहुत अच्छा होता है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकता है। बट
हमारे यहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग तो बहुत कम होती है, इस वजह से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। अगला पॉइंट क्या है? अगला है लेक ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर बहुत कम है। कमर्शियल एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर जब हम करते हैं बेचने के लिए, मतलब कि मार्केट में बेचने के लिए जो कमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर बहुत कम है, जिसकी वजह से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे टाइप के, उनमें से 2 नए टाइप के और अनएम्प्लॉयमेंट है। एक है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो छुपा हुआ होता है, जो हमें दिखता नहीं है, इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आपने बहुत अच्छी एजुकेशन ली, आपने बहुत अच्छी डिग्रीज ले ली, आपने बहुत पढ़ाई करी, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई जॉब नहीं मिली, और अगर जॉब आपको मिली भी है तो वो आपके लेवल की नहीं मिली है। मतलब जितनी आपने पढ़ाई करी थी, जितनी आपके पास डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, तो उस केस में आप भी एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हो। ठीक है, तो वही बता रखा है डिस्गस्ड और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला पॉइंट है अंडर दिस पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट दे आर नॉट। सिंपल सी बात है, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? इस एम्प्लॉयमेंट में देखने में ऐसा लगता है कि लोग एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअल में वो लोग एम्प्लॉयड होते ही नहीं है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? खास तौर पे देखने को मिलता है रूरल एरियाज में। कैसे? जहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा है हमारे पास जमीन का, वहां पे क्या हो रहा है, एक फैमिली के मान लो 8 मेंबर है और 8 के 8 क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं उस खेतों में। 8 के 8 खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन उस खेत में अगर 5 लोग भी काम करें ना, तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा जितना 8 लोग कर रहे हैं। तो ध्यान से देखा जाए तो ये जो 3 लोग हैं वो फालतू में लगे हुए हैं, वो लोग तरीके से देखा जाए तो बेरोजगारी है। वो बस देखने में लग रहा है कि काम कर रहा है, बट एक्चुअल में उनके काम करने से कोई रिटर्न तो नहीं मिल रहा, कोई प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट तो नहीं हो रहा। तो इस तरीके से जो बाकी के 3 लोग हैं वो हमारे कहलाएंगे अनएम्प्लॉयड, और ये छुपी हुई बेरोजगारी है, यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। दिख ही नहीं रहे वो लोग हमको कि एम्प्लॉयड है भी या नहीं, तो इसको बोला जाता है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वहीं पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर दिस पीपल आर एजुकेटेड बट दे आर अनेबल टू फाइंड जॉब। इसमें क्या होता है कि लोग पढ़े लिखे तो हैं, इनके पास डिग्रीज तो हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को जॉब नहीं मिल रही, और अगर मिल रही है तो बहुत लो लेवल की मिल रही है, जितनी इन्होंने एजुकेशन ली है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रही। अगला पॉइंट क्या है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का? इट इज मेनली फाउंड इन रूरल एरियाज। अब देखो ये जो डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये ज्यादातर रूरल एरियाज में ही देखने को मिलता है। कहाँ पे? जो फार्मिंग वगैरह होती है, एग्रीकल्चर होती है, उस सेक्टर में देखने को मिलता है, जहाँ पे एक छोटे से खेत में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जरूरत कुछ की होती है। वहीं पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो ये वाली जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट, ये ज्यादातर अर्बन एरियाज में, जो शहरी इलाके होते हैं ना, वहां देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आप देखो जो अर्बन इलाके होते हैं हमारे, यानी जो अर्बन एरियाज होते हैं, वहां पे लोग ज्यादातर एजुकेटेड होते हैं, तो कॉमन सी बात है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी यहीं पे देखने को मिलेगा। जबकि जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड ही नहीं होते, तो इसीलिए यहाँ पे इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो ये था डिफरेंस बिटवीन डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स इन द एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं क्या हम बता सकते हैं कुछ ऐसे मेजर्स इन द एजुकेशन सिस्टम जिससे हम क्या कर सके, जो हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको क्या हम अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे मेजर्स, कुछ ऐसे सुधार कर सकते हैं जिससे कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम किया जा सके। क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे लोग एजुकेशन ले रहे हैं, नो डाउट एजुकेशन ले रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग एजुकेशन लेने के बाद भी अनएम्प्लॉयड है। तो इसके क्या रीजन है या फिर इस चीज को किस तरीके से सुधारा जा सकता है वो पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड। यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट यही है कि हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, लोगों को, बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करें, उनको टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो उससे क्या होगा, उन लोगों के पास ज्यादा स्किल्स होंगी, और जब ज्यादा स्किल्स होंगी तो वो लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे जिससे वो फर्दर फ्यूचर में जाके अच्छी जॉब्स ले सकते हैं। अगला पॉइंट है वोकेशनल एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे एम्फेसाइज शुड बी गिवन टू स्किल डेवलपमेंट, यानी कि हमको जो स्किल्स डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए, हमें सिर्फ बुक्स रीड कराने में या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज की जगह बच्चों में स्किल्स डेवलपमेंट का प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए, तभी हम हमारी कंट्री से एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करा पाएंगे, हटा पाएंगे।
improvement in the health status of the population has been the priority of a country. Give reason. देखो हमेशा से ये चीज कही जाती है, हमेशा जितनी भी रिपोर्ट्स होती है, जितने फिलोसोफर्स होते हैं ना, वो हमेशा यही चीज बोलते हैं कि कोई भी कंट्री हो वहां का जो हेल्थ स्टेटस होता है ना पॉपुलेशन का, वो बहुत चीज मैटर करती है. जो हेल्थ स्टेटस है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए. क्यों देनी चाहिए उसके अब रीजन देखते हैं. सबसे पहले हेल्दी सिटीजन्स आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो हेल्दी सिटीजन्स होते हैं ना वो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. देखो हमारा जो प्रोडक्शन है कंट्री में वो कौन करता है, बेसिकली ह्यूमंस ही करते हैं. अब अगर ह्यूमंस वहां के हेल्दी होंगे तभी तो अच्छे से काम कर पाएंगे ना, तो इसीलिए बोल रखा है हेल्दी सिटीजन्स आर द बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज his potential and the ability to fight illness. अब अगर यहाँ पे हमारा पर्सन क्या होगा, हेल्दी होगा, तो उस टाइम पे वो अपनी रियल पोटेंशियल को जान पाएगा, रियल एबिलिटीज को जान पाएगा, अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएगा, अपने अंदर डेवलपमेंट कर पाएगा. अगला है यहाँ पे an unhealthy worker or person becomes a liability for the country. अब यहाँ पे बता रखा है कि अगर वहां के कंट्री के लोग अनहेल्दी होंगे, उनकी तबीयत ठीक ही नहीं रहती होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से रहती रहेगी उन लोगों के अंदर, तो उस केस में क्या होता है, उस कंट्री के जो पर्सन्स होते हैं, वहां के जो वर्कर्स होते हैं ना, उस कंट्री के लिए मैं बोल सकती हूँ लायबिलिटी बन जाते हैं. लायबिलिटी इन द सेंस मैं बोल सकती हूँ एक तरफ से बोझ बन जाते हैं, मतलब कुछ अच्छा काम नहीं करते हैं एक तरीके से. अगला आ जाता है यहाँ पे गुड हेल्थ इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर. अगर हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो यहाँ के पर्सन है, उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो उनकी एफिशिएंसी और भी ज्यादा अच्छी होगी उनके वर्क में, यानी कि वो काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, कम टाइम में ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ मेन हमको 3 कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के 3 हमको परिणाम बताने कि अगर हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोग बेरोजगार होंगे, तो उस केस में क्या क्या परिणाम होंगे. तो सबसे पहला है यहाँ पे पॉवर्टी, कि अगर हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोग बेरोजगार होंगे, तो उस केस में पॉवर्टी तो होगी, गरीबी तो होगी. द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी इज अनएम्प्लॉयमेंट. पॉवर्टी का सबसे बेसिक कारण क्या होता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट होता है. अगर लोगों के पास काम नहीं है तो गरीबी तो होगी. अगला यहाँ पे पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली. अगर लोगों में पॉवर्टी होगी, फैमिलीज में पॉवर्टी होगी, तो उस केस में लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट. और कई बार इसमें क्या होता है, जो हमारे एजुकेटेड पीपल है, जिन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन ले रखी है, उसके बाद भी उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, उनके एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग उनका जॉब नहीं मिल पाती. और इस केस में क्या होता है, ग्रेट सोशल वेस्ट होता है एक टाइप का, जहां पे क्या है, आपने पैसा लगाया, आपने बहुत बड़ी बड़ी डिग्री ली, आपने पढ़ाई करी, लेकिन उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिली. अगला पॉइंट है यहाँ पे पॉपुलेशन. सेकेंड पॉइंट में बता रखा है अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड. अब जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो वहाँ पे इकोनॉमिक ओवरलोड तो बढ़ेगा ही ना. अब एक फैमिली में सिर्फ एक ही पर्सन अर्न करता है, लेकिन वहां पे खाने वाले, फिर बोलूं वहां पे कंजम्पशन करने वाले लोग काफी ज्यादा, मान लो 6 है 7 है, तो यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक ओवरलोड हो जाता है, यानी आर्थिक रूप से ओवरलोड हो जाता है, जहाँ पे खाने वाले ज्यादा है लेकिन कमाने वाला सिर्फ एक है. द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस. अब होता है क्या है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर जो अनएम्प्लॉयड लोग है उनका वर्किंग लोड और भी ज्यादा बढ़ जाता है. अगला पॉइंट है यहाँ पे पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ. द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ द सोसाइटी इज एडवर्सली इफेक्टेड. अब जब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोग के पास काम नहीं होगा, पॉवर्टी होगी, वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर बर्डन पड़ेगा, तो इस केस में क्या होगा, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या बोलो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी ज्यादा गिर जाएगा, काफी ज्यादा कम हो जाएगा. और इसके अलावा हमारी जो सोसाइटी है उस पर भी काफी ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है. व्हेन अ फैमिली हैज टू लिव ऑन अ बियर सब्सटेंस लेवल, देयर इज अ जनरल डिक्लाइन इन द हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉवल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम. अब इससे क्या होता है, अब जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है, यानी कि जब पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, तो उससे क्या होता है, सबसे पहली चीज वहां पे उनकी जो हेल्थ स्टेटस होता है वो भी उससे काफी ज्यादा इफेक्टेड होता है. जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो उनके पास अपनी हेल्थ के लिए, कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा, जिसकी वजह से जो हेल्थ स्टेटस होता है वो भी काफी ज्यादा डिक्लाइन हो जाता है. इसके अलावा विड्रॉवल फ्रॉम द स्कूल. अब जब पैसे नहीं है तो इस केस में क्या होता है, स्कूल नहीं भेजते पेरेंट्स अपने बच्चों को इस वजह से, तो जिसकी वजह से जो स्कूल से विड्रॉवल है वो भी काफी ज्यादा हो जाता है. तो ये था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं. हमने देखा गरीबी होती है, इसके अलावा वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होती और उसके ऊपर बर्डन और बढ़ता रहता है. इसके अलावा जो हमारी पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता रहता है, बढ़ता रहता है.
अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दैट कैन गिव द हाई रिटर्न इन फ्यूचर। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है इसके अंदर हम किस तरीके से इन्वेस्ट करें, इसको किस तरीके से इसमें बढ़ाएं जिससे कि फ्यूचर में हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, बहुत हाई रिटर्न्स मिले। तो यहाँ पे बेसिकली 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट बताएंगे, 3 तरीके के रीजन है। सबसे पहला है यहाँ पे थ्रू एजुकेशन, थ्रू मेडिकल केयर। सबसे पहला है यहाँ पे देखो, अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा आपका, अगर आपके जो रिसोर्स, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एजुकेटेड होगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी डेवलप करेगा, उसके पास स्किल्स होंगी काफी अच्छी, उसके पास काफी अच्छी नॉलेज होगा। अगला है यहाँ पे मेडिकल केयर। मेडिकल केयर मतलब उसकी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे। अगर वहां पे आप मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी होंगी तो उस केस में जो उसकी हेल्थ है, उसका जो हेल्थ स्टेटस है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव रहेगा। और हम जानते हैं एक जो हेल्थी पर्सन है वो कंट्री के लिए काफी अच्छे तरीके से काम कर सकता है, इवन अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। अगला है न्यू टेक्नोलॉजी। अगला हमको किस चीज पे ध्यान देना है, न्यू टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है। हमको न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, उनमें इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि देखो अब धीरे धीरे टाइम बदलता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी नई नई आती जा रही है, लोग नई टेक्नोलॉजी को ही अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करा पाएंगे। अगला है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी। अब कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में तो उसको यूज किस तरीके से करना है, उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है, उसके लिए भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉय ट्रेन होंगे, अच्छे तरीके से उनको नॉलेज होगी, तो बहुत अच्छे तरीके से इफिशिएंटली काम कर पाएंगे। अगला है यहाँ पे दे कैन डिस्कवर न्यू मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अगर इन सब में आप अगर इन सब चीजों में आप इन्वेस्टमेंट अच्छा करोगे तो उस केस में यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, वो लोग न्यू मेथड डिस्कवर। अगला है दे कैन डिस्कवर न्यू मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, यानी कि अगर आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो काफी डेवलप होगा, अगर आपने उनके एजुकेशन पे ध्यान दिया होगा, उनकी मेडिकल केयर पे ध्यान दिया होगा, तो उस केस में वो लोग काफी ज्यादा एफिशिएंट होंगे और वो न्यू मेथड्स को डिस्कवर कर सकेंगे अपने प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। एक्वायर्ड नॉलेज इज वेल इन्वेस्टेड इन न्यू फील्ड लाइक IT। अब यहाँ पे ये बता रखा है हमें क्या करना है, जो हमारी अच्छी फील्ड्स है लाइक IT हो गया, हमें ऐसी फील्ड्स में क्या करनी है, नॉलेज देनी है, वहां पे अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करा सकते हैं और इन फ्यूचर वहां से बहुत अच्छा रिटर्न भी हमको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सजेस्ट सम मेथड्स टू रिमूव रूरल अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए क्या क्या मेथड्स का यूज किया जा सकता है। सबसे पहला यहाँ पे बाय प्रमोटिंग स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। सबसे पहला यहाँ पे अगर हम क्या करें, रूरल एरियाज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाएं, वहां पे कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाएं, तो इससे क्या होगा, जो हमारे फार्मर्स है जो साल के कुछ टाइम तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वो नहीं रहेगा। अब क्या होगा, साल के कुछ टाइम वो खेती भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है वहां पे एज अ लेबर काम भी कर सकते हैं। अगला यहाँ पे बाय स्प्रेडिंग टेक्निकल नॉलेज। अब क्या करना है, हमें जो हमारा रूरल एरिया है वहां पे हमें टेक्निकल एजुकेशन देनी है, क्योंकि अगर हम टेक्निकल एजुकेशन देंगे तो हमारे जो लेबर होगी वो काफी अच्छे से ग्रो कर सकती है और जो हमारे एनवायरमेंट में जो न्यू चेंजेस आ रहे हैं उसको इजीली सीख सकती है। लास्ट पॉइंट है बाय प्रमोटिंग सप्लीमेंट वर्क लाइक एनिमल रियरिंग और हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा। अगला है हमारा कि हम क्या करें, जो हमारे रूरल एरियाज है ना वहां पे एनिमल रियरिंग यानी कि एनिमल्स को पालना, हॉर्टिकल्चर, इन सब चीजों पर भी ध्यान दें, जिससे कि हमारे जो फार्मर्स है, हमारे जो विलेज पीपल है, हमारे जो रूरल लोग हैं वो क्या कर सके, एग्रीकल्चर के साथ साथ दूसरी चीजों पर भी ध्यान दे सके और वहां से अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव किया जा सके। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझ में आई होंगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।